हेलो, गुड इवनिंग। मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो पेपर होगा वो एसएससी जीडी का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 12/1/2022 को आया हुआ है। और हमने इससे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख लिख करके बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लें। पहले वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आसानी से या और भी आसान तरीके से हम इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से या और भी जो भी मेथड होंगे उन सभी तरीकों से। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। अब अगर इस सवाल को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूध और पानी की जो कुल मात्रा है वो 60 लीटर है। तो जो कुल मात्रा दिया गया है वो तो हमें 60 लीटर दिया गया है। अब यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है वो दिए गए हैं 2:3 के अनुपात में। और अब उसमें क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि उनका अनुपात 1:2 हो जाए। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ही मिश्रण मिलाया जा रहा है और वो भी पानी मिलाया जा रहा है। अगर दूध नहीं मिलाया जा रहा है तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दूध को बराबर कर लेना है। अगर हमने दूध में ना कुछ मिलाया है ना कुछ हटाया है तो दूध मेरा पहले 2 था तो अब भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 × 2 और ये 2 दूना 4 बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले आपका दूध 2 था तो अब भी दूध 2 ही रहेगा। और पहले यहाँ पे जो पानी था वो 3 था, अब बढ़ के कितना हो गया तो 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। अब 1 यूनिट बढ़ गया, हमें इसी 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पहले बर्तन में दूध कितने अनुपात में थे। तो 2:3 के अनुपात में पहले वो दूध था, तो पहले के अनुपात जितने में होंगे उनका कुल योग उसके कुल मात्रा के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 2 5 है, तो 5 यूनिट बराबर होगा किसके, 60 लीटर के। तो अगर हमें 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे तो 1 यूनिट का मान सीधे सीधे आपका आ जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 लीटर। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो 12 लीटर ही आ जाएगा। यहाँ पे आप बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं इस तरीके के सवालों को। बस आपको इनमें ये ध्यान देना है कि जिस भी चीज़ को आप मिला रहे हैं केवल वही बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। जो चीज़ ना हम मिला रहे हैं और ना ही हटा रहे हैं तो उसको हमें बराबर कर लेना है। तो आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसके अगला सवाल आपका है कि संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ये सवाल आपका अनुपात से संबंधित है, अनुपात से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये अनुपातिक पूछता है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला जो होता है वो आपसे मध्यानुपाती पूछता है कि मध्यानुपाती क्या होगा। और आपका मध्यानुपाती जिसे आपको दिया गया है ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √a/b। ये आपके मध्यानुपाती का फार्मूला है। अगर यहीं पे हम लोग तृतीयानुपाती की बात करें, तो तृतीयानुपाती का जो सूत्र होता है वो होता है जैसे a तथा b का तृतीयानुपाती अगर ज्ञात करने के लिए आपसे बोलता है तो ये b² होता है। ऐसे ही a, b तथा c का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए जब भी कभी आपसे बोले तो इसका जो मान होता है वो आपका होता है b × c/a। अब इसमें a और b और c आपको दिए गए हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप इन फार्मूलों को याद रखेंगे। इनको ज्ञात करने के भी तरीके हैं, अभी आप इनको याद रखेंगे। यहाँ पे a का मान कितना दिया गया है, a का मान 36 दिया गया है, b का मान आपको 48 दिया गया है और c का मान आपको 90 दिया गया है। और अगर आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो 48 × 90/36 यही आपका चतुर्थानुपाती बन जाएगा। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो 12 × 48, 12 × 36, और अगर इसे आप काट रहे होंगे तो 30 × 90 और 30 × 120। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आसान सवाल पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। आगे अगला सवाल आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखें क्या है, आप पढ़ें। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग कि तीसरा सवाल क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए 64%
मत प्राप्त करने वाला 4340 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए टोटल मतों की संख्या 100% रही होगी और ये सभी लोगों ने मत डाले होंगे और इसमें से 64% पाने वाला चुनाव जीत जाता है। अब 100 में से 64 घटाएंगे तो 36% ये हारने वाले को मत मिलेगा। तो इधर ये आपका जीतने वाला और इधर ये आपका हारने वाला। तो अब जो हार जीत होगी वो आप देखिए कितने परसेंट से हो रही है। तो यहाँ पे जो हार जीत होगी तो जब आप 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 28%। अब 28% से जो हार जीत हुई है और वो मतों की संख्या में कितना है 4340 मत। तो जो 28% ही है वही 4340 मत के बराबर है। तो एक मत का मान क्या होगा, 1% का मान क्या होगा, तो 1% का मान आपको मिल जाएगा 4340/28। तो अगर हम 100% का मान ज्ञात करने जाएं तो 100% का मान हमारा आ जाएगा 100% 4340/28 गुणे 100। अब अगर इसको आप काटेंगे तो आप इसको 7 से काट लीजिए पहले, 7 चौक 28, इसको आप 7 से काटने जाएंगे, 7 छंग 42, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, ये आपका 620 आएगा। 620 को अगर आप काटने जाएंगे तो 15 चौको 60 और यहाँ आपका 20 बचा तो 5 चौक 20, तो ये आपका आ जाएगा 155। अब 155 में आप 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,500। यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अगर हमें 28% का मान दिया गया है तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप सीधे सीधे इतना ध्यान में रखेंगे कि हमें जिसका मान पता है उसको हम लोग लिखते हैं बटे में और जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान हम लोग कर देते हैं गुणा। तो हमें 28% का मान पता है तो 100% का मान ज्ञात करना है तो 4340। अब 100% का मान ज्ञात करना है तो इससे करेंगे गुणा और किसका मान पता है तो 28% का मान ही ये है तो ये बटे में 28 कर देंगे। अब ये एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा कि जिसका मान दिया गया है वो तो आएगा हर में, यानी उससे हमें भाग देना है और जिसका मान ज्ञात करना है हमें उससे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यही आपको मिल जाएगा 15,500 मत टोटल मतों की संख्या होगी। तो आइए कुछ इसके आगे सवाल देखते हैं। तो आइए अगले सवालों को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो एक व्यक्ति 11 घंटे में 88 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर नाव चला सकता है तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि वह धारा की ओर कितने दूरी जा रहा है कितने घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में कितने घंटे में कितनी दूरी जा रहा है, तो यहाँ से दो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो नाव की चाल और एक धारा की चाल। तो दोनों के लिए हम लोग सूत्र देख लेते हैं क्या होगा। अगर हमसे धारा की चाल पूछा है तो धारा की चाल के लिए धारा की चाल में आपको बताना होगा तो धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2। अगर ऐसे हमें नाव की चाल ज्ञात करनी हो, नाव की चाल, तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें जानने वाली बात यह है कि ये धारा के अनुकूल चाल क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम धारा के अनुकूल जाएंगे, जिस ओर हमारी धारा बह रही है उसी ओर अगर हम नाव को लेकर के जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी धारा के जो अनुकूल चाल होगा, धारा के अनुकूल चाल तो इसमें
धारा की चाल और नाव की चाल को जोड़ देते हैं तो ये धारा के अनुकूल चाल आएगा। अगर यहीं पे हम लोग प्रतिकूल चाल की बात करें कि प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो यहाँ पे आप नाव की चाल से आप घटा सकते हैं, या जो भी ज़्यादा रहेगा आप ज़्यादा से कम को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे y माइनस एक्स आप लिख सकते हैं कि नाव की चाल कम हो जाएगी जितना धारा की चाल होगी, तो यहाँ पे आपका प्रतिकूल चाल आएगा x माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, और अनुकूल चाल में क्या रहेगा x प्लस वाई। और एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि जो दूरी होती है, दूरी हमेशा बराबर किसके होगा, चाल गुणे समय के। तो यहाँ से तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पहले ही सवाल में दिया गया है कि 11 घंटे में वह 88 किलोमीटर जाता है, तो पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि वो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या है, कि धारा के अनुकूल चाल क्या है और धारा के आपका प्रतिकूल चाल क्या है। तो अगर यहाँ पे इसे आप लिख लिए हैं तो इसे हम मिटा दे रहे हैं नीचे से, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे चाल निकल के आएगा वो चाल बनेगा दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो 11 घंटे में 88 किलोमीटर जाता है और वो भी धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में अगर वो 88 किलोमीटर जाता है तो जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अनुकूल चाल जो आएगा, अनुकूल चाल वो आपको मिल जाएगा 88 बटा 11। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये धारा के अनुकूल चाल है। अगर हम लोग प्रतिकूल चाल देखें, प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो आप प्रतिकूल चाल देखेंगे कि वो 12 घंटे में जा रहा है 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे 72 बटा 12 और ये आपको मिल जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल। और धारा की चाल के लिए आपको क्या चाहिए, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2, यानी 8 माइनस 6 बटा 2, यहाँ आपका 2 बटा 2 और ये आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यानी जो धारा की चाल रही होगी वो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम लोग नाव की चाल देखें तो नाव की चाल को ज्ञात करने के लिए 8 + 6 बटा 2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 14 बटा 2 और ये आपका 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात करके नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आगे का सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दिया गया है, अगला सवाल है आपका 4 बटा 5, 8 बटा 15, 2 बटा 35 का HCF ज्ञात करें। अब अगर भिन्नों का HCF या भिन्नों का LCM ज्ञात करने के दिया जाए तो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर रखते ही हमारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो पहले हम HCF के लिए देख लेते हैं, भिन्नों का HCF। भिन्नों का HCF अगर ज्ञात करने के लिए कहता है तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है कि अंश का HCF बटा हर का LCM। और ऐसे ही अगर भिन्नों का LCM ज्ञात करने के लिए अगर आपसे कहता है तो इसमें अंश का LCM ले लेंगे और हर का HCF ले लेंगे। तो ये ध्यान में हमें रखना है कि हमें जिसका भी मान ज्ञात करना है, अगर HCF ज्ञात करना है तो अंश का HCF लेना है, हर का LCM ले लेना है। अगर हमें भिन्नों का LCM ज्ञात करना है तो हर का LCM होगा और अंश का LCM होगा और हर का HCF होगा। तो हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें अंश का HCF लेना पड़ेगा। तो HCF लेना आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इनमें जो सब में कॉमन हो, तो इनमें सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन आप देखेंगे कि इसमें अंश जो दिया गया है ये ऊपर वाला अंश है और जो नीचे लिखा है वो आपका हर है। तो अंश में देखेंगे कि आपका 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन है तो ये 4 वाला तो कट ही जाएगा, 4 वाला उत्तर आपका कभी नहीं बनेगा। और अगर LCM की बात करें तो LCM लेने में यहाँ पे आपको 5, 15 और 35 का LCM लेना है। तो अगर हमें LCM लेना है तो हमें ये देख लेना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या है 35। अगर हम 35 ले लें तो हमारा 5 का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि 35 ही 5 के अंदर है। तो अगर 5 का यहाँ कोई काम नहीं तो यहाँ पे 3 की हमें कमी है, और 3 को अगर हम और ले लें तो क्या बन जाएगा 35 × 103, 105। तो ये आपका आ जाएगा
एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। तो 2/105 इसका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी संख्या का अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा वाला हमें नंबर ले लेना है, फिर उससे तुलना करना है उससे छोटे वाले नंबर में कि 15 में ऐसा क्या है जो 35 में नहीं है। तो 15 में 3 है जो कि 35 में 3 नहीं है, तो केवल हमें यही लिखना पड़ेगा। और जो 5 है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, तो बस यही 35 गुणा 3 ही हमारा एलसीएम बन जाएगा और यही हमारा उत्तर आएगा, 2/105 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर अगले सवाल की बात करें तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितने % की छूट होनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम वो सारे तरीके डिस्कस करेंगे जो आपको आसान लगेगा। हम लोग पेपर में या आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें हम लोग उन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर हम लोग सारे तरीके जानेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल किसी तरीके से आसानी से हल होगा, कोई सवाल किसी तरीके से आसानी से हल होगा, तो हमें सारे तरीके जानने होंगे। तो पहला जो तरीका है उसको हम लोग भिन्नात्मक रूप से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि जो 25% है, 25% को पता है आप कि 1/4 लिखा जा सकता है। अब 1/4 जो होगा तो यहाँ पे किससे अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है। जो क्रय मूल्य होगा वो तो 4 होगा आपका, और इससे एक अधिक क्या होगा, तो आपका अंकित मूल्य होगा। अब एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जब भी कभी हमें छूट की बात की जाएगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाएगा कि सीपी पर हमारा क्रय मूल्य पर लाभ लिया जाएगा, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो आपका सीपी है वो तो 4 है, और जो एमपी है, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, तो ये आपका 5 है। अब कह रहा है कि आपको यहाँ पे कितने % का लाभ लेना है, 10% का लाभ लेना है। तो आपको लाभ हमेशा कहाँ मिलेगा, लाभ हमेशा आपको सीपी पर मिलेगा, और लाभ लेने के बाद आप चीज़ों को बेचेंगे ही। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ये सीपी है और ये एसपी है। तो आपको कितने का लाभ चाहिए, लाभ चाहिए 10% का, और 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10। तो लाभ हमेशा आपको कहाँ होता है, सीपी पर। तो ये आपका रहा होगा 10, और ये बढ़ के कितना हुआ होगा, 10 से 11। अब एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये वाली सीपी और ये वाली सीपी, ये दोनों सीपी एक ही है, क्योंकि इसी सीपी पर ये इस पे ज़्यादा अंकित कर रहा है, और इसी सीपी पर ये 10% का लाभ ले रहा है। अगर ये दोनों सीपी एक ही हैं तो ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो हम इन्हें बराबर कर देंगे, और बराबर करने के लिए इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि आएगा 20। अगर इसका एलसीएम 20 आता है तो यहाँ 20 करने के लिए हम गुणा कर देंगे 5 से, और यहाँ गुणा कर देंगे 2 से। तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो इसका जो सीपी होगा वो 20-20 दोनों बराबर होंगे। तो उस केस में जो इसका एमपी होगा वो 5×5 = 25 आ जाएगा, और जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो 11 दूनी 22 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वस्तु की लागत 20 रुपये की हो, उस पर अंकित 25 रुपये किया जाए और बेचा 22 रुपये में जाए, तो सेम यही प्रोसेस आपका होगा। तो यहाँ पे देखें कितने का आप छूट दे रहे हैं, छूट हमेशा कहाँ से दी जाएगी, अंकित मूल्य से। तो 25 आपका अंकित मूल्य है, उस पर आप 3 की छूट दे करके 22 में बेच रहे हैं। तो 25 पर 3 का छूट है, तो 3/25 गुणे 100, 100 पर कितने का होगा, तो 25 चौका 100, और ये आपका आ जाएगा 12%। तो इस पर 12% की छूट उसे दिया जाएगा। अच्छा, अगर इसे हम लोग 100 मान के करें, अगर इसे हम लोग 100 मान के करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा। मान लीजिए कि उसकी जो सीपी रही होगी वो पहले 100% रहा होगा, और अगर मार्क प्राइस हम लोग कर रहे हैं कि जो अंकित मूल्य है वो 125, इससे 25% अधिक अंकित हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए जो इसका लाभ लेगा, तो लाभ तो हमेशा ये क्रय मूल्य पर ही होगा, तो क्रय मूल्य पर भी तो उसका 100% के बराबर ही होगा। तो यहाँ इसको आप 100 मान लीजिए, और जब ये लाभ लेगा तो बेचेगा कितने में, यानी विक्रय ही आपका करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब आप इस केस में देखेंगे कि यहाँ की सीपी और यहाँ की सीपी दोनों सेम है, पहले से ही इनको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इससे कितना छूट या कितना
कितना अंकित था, अंकित 125 था, बेचा 110 में है, तो कितने की छूट दिया है, तो यहाँ पे 15 रुपये की छूट उसको दी गई है। और 15 रुपये की छूट दी गई है तो कितने पर, 125 पर। तो 125 पर अगर आप 15 रुपये की छूट देंगे तो कितने % बनेगा, ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि 15 का छूट 125 पर, तो 100 पर कितने का, तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 25 पंजे 100, यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। फिर यहाँ से ये 12% आ जाइए। आगे कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर अधिक कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल में मान लेते हैं कि एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3 गुना है उसके चौड़ाई का। तो मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो x है, तो जो लंबाई होगी वो 3x होगी। और जो इनका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इनका आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे आपका चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जो ये आपका बनेगा 3x इंटू एक्स, इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसी आयत में कुछ बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो जो इसकी लंबाई है वो 3x से 7 घटा दी जाती है और जो इसकी चौड़ाई है उसमें 7 जोड़ दिया जाता है। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल पहले इतना था 3x इंटू एक्स, अब ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो इतना हमें इतना बढ़ जाता है। तो आप बताएं इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। तो यहाँ पे आप 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 21, आप इन्हें हल कर लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगर इसे हम लोग हल करें तो ये आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 3 21x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 7x और माइनस 7 7 49, ये 3x स्क्वायर प्लस 21, तो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल होगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये 21x से 7x घट जाएगा, तो ये आपका 14x बच जाएगा। और अगर इसको इधर भेजेंगे तो 49 प्लस 21, तो ये आपका आ जाएगा 0 और 6 7 70 आ जाएगा। तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 5। अगर x का मान 5 है, ये 5 है, तो इसका 3 गुना ये आपका 15 होगा। तो उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगले सवाल की बात करें भैया, तो धनराशि p रुपये उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, जिसमें प्रत्येक किस्तों की राशि 35,280 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात करें। अब इस प्रकार के सवाल में जब भी आपको देगा तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका ये 20% 5% दिया गया है, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5% को आप लिख सकते हैं 1/20। और ये कह रहा है कि इनकी किस्तें क्या हैं, समान है। तो यहाँ पे ये 20 से 21 होगा। और फिर जब हम लोग इसके नीचे एक बार और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्षों का दिया गया है, 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो इसका हम लोग स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 आएगा और 21 का स्क्वायर 441 आएगा। अब ये आपकी किस्त होंगी, ठीक है, और ये आपका मूल पैसा होगा। तो इस तरीके के सवाल में जब ये दोनों किस्तें बराबर हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें 21 का हमें गुणा करेंगे तब ये दोनों किस्तें बराबर होंगी, और हम 21 का गुणा करेंगे तो इधर 21 का गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 420। तो यहाँ पे ये 420 और यहाँ पे ये आपका 400 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रत्येक किस्त है आपकी 441 जो दिया गया है, ये उसी का मान है। उसी का मान क्या है कि जो 35,280 है वो मान है किसका, 441 यूनिट का, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान है। तो यहाँ पे 441 यूनिट ही किसके बराबर है, 35,280 के। जब आप इसको काटेंगे तो ये लगभग 8 बार में 8 चौक 32, हाँ ठीक है, ये 8 बार में 1 यूनिट का मान जो आपका होगा वो 80 के करीब आएगा।
तो जब 1 यूनिट का मान 80 के करीब आएगा, आपसे पूरी धनराशि पूछी गई है, तो ये 420 प्लस 800, ये आपका बन जाएगा 820। तो ये टोटल धनराशि आपका होगा यूनिट में। और जब आप 1 यूनिट का मान 80 है तो 820 यूनिट का मान क्या होगा, इससे हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 820 गुणे 80, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना, यहाँ पे 8 दूनी 16 के 6, हासिल आए 1, 8 हटाई 64, 1 65, तो ये आपका आ जाएगा 65,600। तो आपका उत्तर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली 6 सम संख्या कौन सी होंगी, तो वो हम लोगों को देखना है। तो पहली 6 सम संख्या अगर देखा जाए तो एक तो आपका क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, तो 0, 2, 4, 6, 8 और 10। अब अगर हम लोग यहाँ पे 0 को भी जोड़ें तो 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 0 को लेते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, औसत जो होता है कुल पदों का योग, औसत जो होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या इसका एक फार्मूला और होता है आपका, मध्य पद ही आपका औसत कहलाएगा। और वो भी कब होगा, जब ये नंबर्स आपके समांतर श्रेणी में होंगे। अब समांतर श्रेणी में अगर ये आपके सीरीज दी गई है तो ये सब के सब मध्य वाला पद ही इनका औसत बनेगा। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है a + n/2। ये जो जहाँ आपका जो a होता है ये आपका प्रथम पद होगा और जो l होगा वो आपका अंतिम पद होगा। तो इन तीनों से हम लोग देख लेते हैं, उत्तर आपका सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुल पदों का योग अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 6, 6, 12, 8, 20 और 20 और 10, 30। ठीक है, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 30। टोटल नंबर कितना आएगा, 30 आएगा। और टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 6 है। तो आप यहाँ से इसको भाग करोगे तो उत्तर आपको 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसका मध्य पद, तो भैया इसके सब के मध्य में क्या है, 3 इधर से आप ले लें, 3 इधर से आप ले लें। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 ही आता है, तो मध्य पद आपका क्या होगा, 5 ही होगा। अगर a + l/2 से देखा जाए तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है आपका 0 है और अंतिम पद क्या है 10 है। तो इसको आप जब काटोगे तो 5 दूना 10, फिर भी आपका 5 उत्तर आ जाएगा। अगर यहीं पे हम इसको 0 ना लेकर के 2 से लिए होते और 2 से लिए होते तो हमारा जो उत्तर आता, 2 से लेने पर जो उत्तर आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब उत्तर आपका 7 बन जाएगा और दोनों विकल्प में दिए गए हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे 0 से ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो पहली 6 सम संख्याओं को बोला है, तो 0 भी हमारी एक सम संख्या है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 5 ही होगा। तो आज नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ही सॉल्व करते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बेलन का आयतन दिया गया है और उसकी व्यास दिया गया है, तो टैंक की गहराई आपसे उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें बेलनाकार का आयतन पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन, यहाँ पे जो बेलन का आयतन है वो है πr²h। तो यहाँ पे हमें ये टोटल इसका मान दिया गया है और इसमें r का मान भी आपको दिया गया है, h का मान ज्ञात करना है और पाई का मान भी आपको 22/7 दिया गया है। ये आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, 116, 112, 114, 118। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो व्यास इसका दिया गया है 8 मीटर। तो जो आपकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास का हाफ, तो यहाँ पे 8/2, तो ये 4 मीटर की रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जब इसको लिख रहे होंगे तो ये टोटल बराबर किसके होगा, 5632 के। यहाँ पे 22/7 गुणे आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू h, यहाँ पे 5632।
अब आप इसको इससे काटना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहले आप 11 से भी काट सकते हैं, आप इसे 16 से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 11 से काटते हैं, तो 11 दूनी 22, अगर 11 से इसको काटेंगे तो 11 पचे 55, यहाँ से बचा 1, 11 एकन्नम 11, बचा 2, 11 दूनी 22। अब ये 512 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हम इसको 512 से काटें तो ये आसानी से कट जाएगा। ये आपका 16 है और ये 512 8 का क्यूब है। तो अगर हम इसको 8 से काटें तो इसको 8 से काटेंगे तो ये 64 बार में कटेगा। और फिर अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 16 चौको 64, 16 आएगा, और 16 का गुणा 7 से करेंगे तो 16 सत्ते 112 मीटर की हमारी गहराई आ जाएगी उस टैंक की। तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बेलन के आयतन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा बस। तो आइए इसके आगे 11 क्या है कि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, तो 10 आदमी यह काम छोड़ दें तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसके लिए एक आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। यहाँ पे m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन w2। यहाँ पे जो m1 है ये पहले व्यक्तियों का ग्रुप है, यानी ये जो पहले व्यक्तियों द्वारा किया गया काम है, ये उनके द्वारा लिया गया समय है और ये उनके द्वारा किया गया काम है। यहाँ पे m2 जो है ये दूसरे ग्रुप के आदमियों की संख्या को बताएगा, और यहाँ ये उनके द्वारा लिया गया टाइम बताएगा, और w2 उनके द्वारा किया गया काम बताएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले ग्रुप में आदमी कितने हैं 30, कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने पेड़ काट रहे हैं 50 पेड़ काट रहे हैं। जो दूसरे ग्रुप के आदमी हैं, अब अगर वहाँ से 10 आदमी छोड़ करके काम चले गए हैं, पहले 30 थे तो अब कितने बचेंगे 20 बचेंगे। अच्छा, कितने घंटे काम करेंगे तो 15 घंटे काम करेंगे। कितना काम करेंगे ये नहीं पता, यही ज्ञात करना है। x मान लेते हैं या w मान लीजिए। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगर इसको आप काटेंगे तो 6 पंजे 30 कैंसिल। अब यहाँ से अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, ये आपका 5 तिहाई 15। अब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 10 बार में, इसका गुणा इधर आप कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 50 50, यानी 50 पेड़ वो अब भी काटेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा 50 पेड़। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, आसानी से सवाल आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो आपको दिया गया है, सवाल आपका ये है कि A तथा B एक कार्य को 45 दिन में, B तथा C उसे 60 दिन में, और C तथा A उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 30, 42, 36 और 34 दिनों में यह कार्य को कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो A प्लस B इन कार्य को कर सकते हैं 60 दिन में, 45 दिन में, और B प्लस C इस कार्य को कर सकते हैं 60 दिन में, और C प्लस A इस कार्य को कर सकते हैं 60 दिन में। तो इस प्रकार के सवालों में हम इन सब का क्या ले लेते हैं एलसीएम। अगर इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 है। अब 45 के पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, अगर वो देखें तो इसमें आपको पता है कि 15 चौको 60 और 15 तिया 45, तो यहाँ तो 15 दोनों में है, एक किसकी कमी है 60 में, तो 3 की कमी है। तो अगर इसी 3 से हम यहाँ गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 180, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। तो जो ए और बी होंगे वो 45 दिन में काम को कर रहे हैं। मान लीजिए जो कुल काम है आपके पास, जो कुल कार्य है वो आपके पास 180 है। आप ऐसे मान लीजिए कि ए और बी 45 दिन में या 45 घंटे में या 45 मिनट में कोई कार्य कर रहे हैं और उनके पास कार्य सिर्फ और सिर्फ 180 है, तो वो 1 मिनट में, 1 दिन में या 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे। तो आप इसी से आप इसको जब भाग करेंगे 180 को 45 से तो ये आपका आ जाएगा 4, और फिर अगर आप 60 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 3, और फिर 60 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3। कहने का मतलब है कि ये 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ए और बी 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी और सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सी और ए 1 दिन में 3 यूनिट ही काम करेंगे। अगर इन सब के यूनिट को जोड़ लिया जाए तो टोटल यूनिट कितना आएगा 10 यूनिट काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ए बी सी को जोड़ा जाए तो ये सब 2-2 बार हैं, तो यहाँ पे 2A + 2B + 2C कितना आएगा 10 यूनिट आएगा, और ये इनकी क्या आएगी क्षमता आएगा, ये इनकी कार्य करने की क्षमता है। तो
तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 10, अगर इसको 10 से इसको काट दिया जाए तो ये आपका आएगा 5। यानी अब a प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, वो आ गई 5 यूनिट। यानी ये a और b और c एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। और कुल काम आपके पास कितना दिया गया है, 180। तो अब 180 से आप भाग कर दीजिए किसको, 5 से। तो आप जब इसको भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, बचा आपके पास 3, 5 छक्का 30, तो ये आपका आ जाएगा 36 दिन। तो आसानी से आपका यही उत्तर होगा कि a प्लस बी प्लस सी इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।